दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं रीवा के पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता जी से। वैसे तो वीरेंद्र गुप्ता जी सरकार की उपलब्धियों को लेकर आए थे, लेकिन मैं उनसे चर्चा कर रहा हूँ रीवा की उपलब्धियों। आप रीवा से हैं, पूर्व महापौर हैं। पूर्व महापौर और वर्तमान राजनीति में आप क्या अंतर देख रहे हैं? रीवा की राजनीति, बेसिक में रीवा की बात कर रहा हूँ। पूर्व महापौर की हैसियत में है तो ये तय है कि हम लोगों ने बहुत सारे राजनीतिक माध्यम से और महापौर चुने जाने के बाद बहुत सारे हमने विकास के कार्य किए और उसके कारण हमारे रीवा शहर का मान सम्मान चारों तरफ बढ़ा और लगातार रीवा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री हैं। और आज रीवा की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में रीवा जिले में मिली है। सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है और निश्चित तौर पे रीवा विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे, चारों तरफ आम जन चर्चा है कि रीवा आज जो पहले कभी ग्रामीण कस्बा की तरह दिखता था, आज महानगर की तर्ज में दिख रहा है। इसमें निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधियों का योगदान है और वही कारण रहा कि रीवा में भारतीय जनता पार्टी को जब से डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुए, लगातार 5 बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर जीता। और इसी के पीछे एक कारण रहा होगा कि कमलनाथ की सरकार ने भी ये तय किया कि हम डायरेक्ट चुनाव महापौरों का नहीं कराएंगे। उसमें अप्रत्यक्ष रूप से कराने के लिए अध्यादेश लाए थे। उनको तय ये लगा कि जनता जो है सीधे भाजपा को चुनती है, तो हम अगर पार्षदों के माध्यम से करेंगे और हमारी सरकार है तो हम उसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य उसकी सरकार ही चली गई और भारतीय जनता पार्टी फिर जब सरकार में आई तो आम चुनाव आम जनता से कराने का निर्णय लिया। क्या चुनाव की आपने चर्चा की? मैं कुछ और पूछ रहा था, क्या चुनाव संभव हो पाएंगे? चुनाव तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार लोकतांत्रिक आस्थाओं पर विश्वास रखती है और वो चुनाव नगरीय निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव कराने की पूरी मन स्थिति पे आ चुकी है। उसके दिशा में उन्होंने कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। ये तो कुछ लोगों ने याचिका लगाई थी जबलपुर और इंदौर और ग्वालियर की खंडपीठ पर, जिन याचिकाओं को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 24 तारीख तक का वक्त दिया है। 24 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। उसके बाद जो भी फैसले आएंगे उसमें मध्य प्रदेश की सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन लोगों का कुछ ऐसा चर्चा है, लोगों का कहना है कि यह सब हाईकोर्ट की जो प्रक्रिया है ये लिंगारान गवर्नमेंट ही कर रही है, सरकार ही चाहती है कि चुनाव खिंच जाए, चुनाव न होने पाए। देखिए, लोगों को कहना एक अपना विषय है। हम संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान करते हैं। उसके 2 तर्क हैं। पहला तर्क है किसान आंदोलन, दूसरा तर्क है अभी भारत बंद किया था कैट ने, जो काफी सफल था। तो शहरी मतदाता भी नाराज है महंगाई से, पेट्रोल पदार्थों से, और दूसरा आपका ग्रामीण भी नाराज है। लोगों का कहना है और कुछ तो लोग कहेंगे जी, लेकिन इसी कहने से सरकार काम नहीं करती जी। चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है और निर्वाचन आयोग लगातार आपने देखा होगा कि कलेक्टर की मीट करके उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। अभी जैसे ही हाई कोर्ट का मामला क्लियर होगा वैसे ही हम चुनाव की बेला पर आ जाएंगे। और निश्चित ही शिवराज जी का कहना है कि हमारे साथ जनता है और हम जनता की अदालत पर जाकर और चुनाव को कराएंगे। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि चुनाव 2021 में नगरीय निकाय के नहीं होंगे। नहीं, लेकिन 2021 में नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। हम भी यही रहेंगे और आप भी यही रहेंगे। आप ये तय मानिए कि नगरीय निकाय के चुनाव 2021 के अंदर ही होंगे। आप दावेदारी कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं? निश्चित तौर पे रीवा अनारक्षित सीट हुई है और मैं 2005 से 2010 तक मेयर रहा। रीवा की जनता और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद अगर मिला तो निश्चित तौर पे हम प्रत्याशी बनेंगे और रीवा को पुनः सेवा का अवसर मुझे प्राप्त होगा। लेकिन आरक्षण तो शायद दोबारा होगा, हाईकोर्ट ने ही कहा। अब जो भी प्रक्रिया होगी, हम आज की तारीख की बात कर रहे हैं। आज अभी रीवा अनारक्षित है, आगे क्या हो जाएगा उसके विषय में अभी हम क्या कहेंगे। चलिए, रीवा की राजनीति में आप बेसिक फर्क क्या देख रहे हैं? मैंने आपसे ये सवाल पहला किया था कि पहले दौर था जो कहा गया कि राजेंद्र शुक्ला का दौर था। राजेंद्र शुक्ला ने 8 सीटें दिलवाई, 8 सीटें जितवाई, और आज अचानक ये बदलाव कि वो मंत्री तक नहीं बन पाए। देखिए, मंत्री बनना न बनना ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम है। मंत्री वो कौन किसको बनाएंगे
और जहां तक राजेंद्र शुक्ला की बात है, तो राजेंद्र शुक्ला जी आज भी उतने ही शक्तिशाली और पावरफुल हैं। आज भी वो पूरे मनोयोग से पूरे विंध्य के विकास को लेकर चिंतित रहते हैं। और आए दिन आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से भी कि वो अधिकारियों के साथ बैठकर विकास के लिए चिंतित रहते हैं। और उन्होंने ही स्पष्ट रूप से ये घोषणा करी कि जब रीवा में माननीय गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, तो उन्होंने कहा अब विंध्य के लोगों की नाराजगी दूर हुई, अब विंध्य का मलाल खत्म हुआ कि विंध्य को विधान पुरुष के रूप में गिरीश गौतम जी मिले। तो हमारे राजेंद्र जी निश्चित तौर पे अलग विंध्य के विकास की बात कर रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि राजेंद्र शुक्ला सिर्फ रीवा के विकास की चिंता करते हैं। इसका प्रमाण है राजेंद्र शुक्ला को खुद मैंने एक वीडियो दिया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे रीवा के विकास की चिंता है, उन्होंने कभी विंध्य की बात नहीं की। देखिए ये बात आप कह रहे हैं, हम कैसे मान लें कि केवल रीवा की चर्चा है। सपना के विकास की हम बात करें तो एक उपलब्धि, एक फ्लाईओवर के अलावा क्या उपलब्धि? देखिए उन्होंने रीवा 16 साल की बात कर रहा हूँ, एक साल की नहीं। इन 16 साल में एक फ्लाईओवर सपना को मिला है विकास के नाम पे। रीवा सपना रोड के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, रीवा शेड्यूल 4 लाइन के लिए भी प्रयास किया, रीवा से इलाहाबाद रोड बढ़िया बन जाए इसके लिए भी प्रयास किया। बहुत सारे आयाम उन्होंने बिंद के लिए दिया, जैसे 750 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए उन्होंने उस पहाड़ी को जो बेकार पड़ी थी उसको भी उन्होंने टारगेट किया। वो बिंद की उपलब्धि है। सफेद शेर लाने की अगर बात करें अपन, तो उन्होंने जब वन मंत्री थे तब उन्होंने ये प्रयास किया कि हमारे बिंद की शान, जिससे हमारी आइडेंटिटी है, सफेद शेर रीवा का है, उस सफेद शेर को लाने का भी उन्होंने काम किया। इस प्रकार बहुत सारी योजनाएं हैं जो उन्होंने पूरे बिंद को दृष्टिगत रखते हुए किया है। महाराजा कॉम्प्लेक्स या अपन पीली कोठी जो रीवा है उसको डाउन करने के लिए शिल्पी प्लाजा तैयार किया गया रीवा में, ये मेरा मानना है। इसके बाद शिल्पी प्लाजा को डाउन करने के लिए संगड़िया को रीवा पूरा बेच दिया गया। ये काम आपके राजेंद्र शुक्ला जी ने किया। हम बेचते नहीं, अगर वो सरकारी संपत्ति थी हम अपने पास संपत्ति रखते हुए ही उसमें डेवलप कर सकते थे, ये राजेंद्र शुक्ला ने नहीं किया। देखिए उसके लिए हम आपको ध्यान में होगा कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी आती हैं जिनके अंतर्गत हम जमीन को देते हैं, उसके बाद हम बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं। जैसे आज रीवा में हमने अगर उनको कुछ जमीनें दी तो उससे हमको कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम जैसी महत्वपूर्ण जगह मिली। आज हमने कुछ चीजें दी होंगी तो हमारा बियर रिवर फ्रंट जैसा महत्वपूर्ण योजना चल रही है। तो हम ये बेचना शब्द नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि तिल से तेल निकालने का अगर काम किसी ने किया है तो राजेंद्र शुक्ला जी ने किया है, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किया है। हम थोड़ी सी जमीन देकर उनसे बड़ा काम कर रहे हैं जो हमारे बिंद की शान बनने वाला है। आज ये रिवर फ्रंट जो आज देश का 3रे नंबर का साइज बनने जा रहा है, ये आप अहमदाबाद में, एक उत्तर प्रदेश में कहीं है, उसके बाद अगर कहीं बन रहा है लखनऊ के बाद, तो हमारे रीवा में बन रहा, ये हमारे बिंद के लिए है। रीवा में पर्यटन की अपार संभावना है, उस पर कोई काम क्यों नहीं हो रहा? नहीं, रीवा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम हुए। व्हाइट टाइगर सफारी बनाने का लक्ष्य ही यही था कि हम निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को काम मिले, यहाँ पर्यटन व्यवस्था बढ़े। आज उसी दिशा में और आगे बढ़ रहा। अभी हमारी मंत्री उषा ठाकुर जी आई थी, वो पूर्वा फाल वगैरह देखने गई, वो देखने के बाद उन्होंने कहा यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इसके दिशा में हम काम करेंगे और उसके लिए वो काम हो रहा है। अगर मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी बनाया गया है तो उसके 7 किलोमीटर दूर गोविंदगढ़ है। गोविंदगढ़ को हम आज तक तहसील नहीं बना पाए। गोविंदगढ़ में किला है, एमपी का 2 नंबर का तालाब है, वहां हम क्यों नहीं पर्यटन के बढ़ावे के दृष्टिकोण से? उसके लिए भी प्रयास हुए हैं, कई बार सर्वे हुआ है, क्योंकि हमारा जो गोविंदगढ़ का तालाब है वो हमारे ऐतिहासिक महत्व का तालाब है। और जब भी सूखा की स्थिति आई है तो रीवा वालों को पानी भी पिलाने का काम हमारे गोविंदगढ़ के तालाब ने किया है। उस दिशा में भी हमारी जनप्रतिनिधि कार्य में लगे हैं। हाँ, ये विलंब हुआ है, उस विलंब साल में हमने कुछ नहीं किया। हम उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। 16 साल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को हो चुके हैं, हम अभी भी सर्वे और प्रयास में हैं, तो हमको क्या अभी और 32 साल और लगेंगे इसमें? नहीं, अब तो गोविंदगढ़ हमारा बहुत जल्दी ही बढ़िया अच्छे पर्यटन के क्षेत्र में हमारे पर्यटक के रूप में, नक्शे के रूप में विकसित होने की तैयारी में।
क्योंकि अब जो रीवा गोविंदगढ़ मार्ग में जो आरओबी काम चल रहा था वो भी पूर्ण हो गया है, रीवा रोड अब बढ़िया हो चुकी है। अब अगला कदम उसी दिशा में हम उठाएंगे कि हमारा वो तालाब भी पर्यटक स्थल के रूप में हम डेवलप हो, जैसे पहले लोग वहाँ पर्यटन करने जाते थे, अब आगे आने वाले समय उसके लिए भी हमारा पूरा फोकस पूरी पार्टी का, पूरे जनप्रतिनिधियों का रहेगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उसमें भी जातिवाद आया है, वो क्षत्रिय का बसाया हुआ, एक राजा का बसाया हुआ है गोविंदगढ़, इसलिए गोविंदगढ़ का डेवलपमेंट ना कांग्रेस के श्रीनिवास तिवारी में हुआ ना राजेश शुक्ला। देखिए, इस बात से हम सहमत इसलिए नहीं है, वहाँ के हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय नागेंद्र सिंह, हाँ, इसलिए नागेंद्र सिंह जी के पूरी प्रयास में अभी वहाँ पर हम लोग अभी पिछले टाइम गए थे, उन्होंने सामुदायिक भवन बनाया है और अलीशान का सामुदायिक भवन। तो सामुदायिक भवन को हम विकास मान लें, लगातार क्या होगा, लगातार वहाँ पर जहाँ पर नगर पंचायत की ऑफिस थी उसको उन्होंने बढ़िया बनाया, वहाँ तहसील नहीं बनी, ये पहला, हम गोविंदगढ़ को तहसील नहीं दे पाए। दूसरी एक जानकारी आपको दे दें कि आज के 25 साल 30 साल 35 साल पहले गोविंदगढ़ की आबादी 10,000 थी, आज भी वहां की आबादी 10,000 है। उसका रीजन बेरोजगारी, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पैदा ही नहीं होता, सिर्फ वहां बेरोजगारी के कारण वहां की आबादी आज भी 10,000 है। तो गोविंदगढ़ क्योंकि हमारा नगर पंचायत क्षेत्र है, उसके अगल बगल हमारे जो है गाँव ग्रामीण एरिया है, तो बहुत सारे ग्रामीण एरिया के लोग आके गोविंदगढ़ में बसते हैं और बहुत सारे आजकल क्या है बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए शहरों की तरफ पलायन करते हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारे गोविंदगढ़ के लोग रीवा में आकर अपना मकान दुकान बना लिए, बहुत सारे प्रोफेशंस कर रहे हैं, तो ये शहरों की तरफ आना भी वहाँ की जनसंख्या के लिए है। और रही बात तहसील बनाने की, अब आपको ध्यान दोगे कि अभी जो सिमरिया तहसील बनी उसको भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कुछ कदम है जो लगातार प्रयास ये चलता रहता, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये चलेगा और हमको आगे क्या बनाना है ये अगली योजना में आएगा। एक दिन में सारे काम तो हो नहीं सकते, इसलिए ये 16 साल को मैं एक दिन मान लूं और 3 वाटरफॉल है आपके यहाँ रीवा में, वाटरफॉल के बाद हमारा वो पर्यटक क्षेत्र नहीं बन पा रहा है। नहीं, तीनों वाटरफॉल में आपको देखिए ध्यान में होगा कि तीनों वाटरफॉल का हमने उपयोग करने का काम किया, वहां पे हमने बिजली उत्पादन बढ़ाने का हमने काम किया, ये काम भी लगातार प्रयासरत है। पर्यटन की बात करें, पर्यटक हमारे वहां तक नहीं जा पाए, निश्चित तौर पे अब उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो रीवा में रेल ही नहीं होती थी, रीवा में रेल होती थी तो रीवा में रेल आई जब तो केवल रीवा में आके रुक जाती, तो उसके आगे कहीं जाने का काम नहीं होता था। पर्यटक स्थल बढ़ता तब है जब उसको आवागमन की सुविधा मिले। अब ये हमारी ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन जो है ये रीवा को नई विकास की आयाम देगी। अगर कभी पूर्व में रीवा में रेलवे आई होती, कांग्रेस के रिजीम में आई होती, जो 70 वर्षों के इतिहास की बात करें, अगर उस समय ये रेल आ गई होती तो आज हमारा विंध्य, हमारा रीवा इलाहाबाद से भी आगे होता। ये दुर्भाग्य रहा, लेकिन अब सौभाग्य है रीवा की जनता का, विंध्य की जनता का, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। आगे आने वाला समय पर्यटन दृष्टि से, वहाँ के डेवलपमेंट के दृष्टि से, शिक्षा के दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से सारा कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप इस बात से सहमत हैं कि विकास तभी होगा जब हम संपत्ति बेच के आगे बढ़ेंगे? नहीं, संपत्ति का सदुपयोग करने से हम आगे बढ़ेंगे। वही चीजें हैं कि आगे आने वाले समय में हम और संपत्तियां बेचेंगे और सदुपयोग करके आगे क्या बढ़ेंगे। होता है, पहले जब अंग्रेजों का शासनकाल था, जब ये स्टेट का जमाना होता था, तब 5-10 एकड़ में एक अधिकारी रहने की आदत पड़ गई थी। अगर आज हम जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जहां सामान्य परिवार के लोगों को 2 कमरे देने की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, ऐसे समय में अगर हमारा एक अधिकारी 5 एकड़ 10 एकड़ की जमीन में रह रहा हो और उसको अगर हम मोटिफाइड करके वहां पर अच्छी चीज जनता के लिए बना दें, तो उसको हम जमीन बेचना नहीं कहेंगे, उसका सदुपयोग उस क्षेत्र के लिए होता है, उसकी प्रगति के लिए होता है। और उसी का उपलब्धियों के कारण आज रीवा में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बने जो जनता को समर्पित है। उसी का एक कृष्णराज का पूरा ऑडिटोरियम पूरे विंध्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। तो सपना में भी एसपी कलेक्टर के बंगले 2-2 एकड़ में है, तो हम लोग ये देखें कि भविष्य में वो भी उस जमीन का सदुपयोग तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। अगर 2 एकड़ में रह रहे तो वहां पर हम 50 क्वार्टर्स बनाए और अधिकारियों के लिए दें और उसको सामने हम व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। हम वहां पर बहुमंजिली इमारतें बनाकर आम नागरिकों को सस्ता मकान उपलब्ध करा सकते हैं। यही तो डेवलपमेंट है। तो ये यहाँ के अपने प्रतिनिधियों को थोड़ा सा सजेशन दीजिए। 50 एकड़ में सिर्फ बंगले बने हैं। देखिए क्या है, ये सरकार लगातार काम कर रही है। आज हमारे अगर रीवा में उस दिशा में हम काम कर रहे हैं
तो ये आगे आने वाले समय में यहाँ भी होगा, क्योंकि जगह बढ़ने वाली नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। और आज हम सबको मालूम है कि अगर हमने बहुमंजिला इमारतें में रहने की आदत नहीं डाली तो आगे आने वाले समय में न तो हमको जगह मिलने वाली है। इसलिए बहुमंजिला इमारतों का कॉन्सेप्ट आज पूरे शहर में आ रहा है, इसीलिए अब डुप्लेक्स और ये बहुमंजिला इमारतों का बनने का कार्य प्रारंभ हुआ एक लास्ट भाजपा किसी को मतलब नीचे से फर्श से अर्श पे बैठा देती है, तो किसी को अर्श से नीचे फर्श पे क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और यहाँ पर कब किस कार्यकर्ता का कहाँ पर कितना उपयोग करना है ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। इसलिए ऐसा तो हमारे ध्यान नहीं है कि फर्श से अर्श और अर्श से फर्श, क्योंकि ये कार्यकर्ता आधारित दल, हर कार्यकर्ता का यहाँ पर महत्व है। यहाँ पे हमारे चाहे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, वो भी हमारे कार्यकर्ता है, शिवराज सिंह चौहान वो भी हमारे कार्यकर्ता है, और हम जैसे लोग जो मतदान केंद्र का काम करने वाले लोग हैं, हम लोग भी कार्यकर्ता हैं। आप ही ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला की उपलब्धि है कि 8 विधानसभा सांसद महापौर सब चुन के उन्हें दिया, और आज वो कहाँ बैठे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब बूथ पे लड़ाई लड़ता है तब हमारे विधायक सांसद चुने जाते हैं। मिक्सिंग हो गई ना, बहुत सारे लोग कांग्रेस बीएसपी अन्य दलों से आ गए हैं। जैसे आपको एक मंत्री हम लोगों को सतना से मिला, वो बीएसपी से आए हुए हैं, जो सांसद हैं वो जनता दल से आए हुए हैं, बहुत सारे विधायक वो दूसरे दलों से, कांग्रेस से मैहर विधायक आए हुए हैं, तो ऐसे बहुत दूसरे दलों को ही तो सब ज्यादा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका स्वागत हमको करना है। वैसे भी हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। हम तो ये बात करते हैं कि सारे लोग राष्ट्र को, भारत माता को, परम वैभव को ले जाने के लिए हमारे पास आए। जो कल तक हमको अछूत कहते थे, हमको दक्षिणपंथी कहा करते थे, अगर आज वो हमारी पार्टी भी आकर भारत माता के जयकारे लगाने को और भारत को विश्वगुरु बनाने में सहयोग प्रदान करते तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो आए, उनका स्वागत। सबका साथ भाजपा का विकास, सबका साथ सबका विकास, मतलब उसको अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो सबका साथ भाजपा का नहीं, भाजपा का विकास तो तभी होगा जब राष्ट्र का उत्थान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी दल है। देखिए, हम लोग इसे कहते नहीं है। एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूं कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई, उसके पहले मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार थी, तो महीने के पहले दिन कार्य शुरू करने के पहले हम वंदे मातरम का गायन किया करते थे। कमलनाथ सरकार आई, उसने वंदे मातरम गायन बंद कर दिया, और आज जब विपक्ष में बैठ गए तो फिर तिरंगा यात्रा निकालने लग गए। तो हमको ये समझ में नहीं आता, जब वो सरकार में आते हैं तो राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं, और जब सरकार के बाहर कांग्रेस आती है तो तिरंगा यात्रा निकालती है। तो ये बात उनको तय करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार में रहे चाहे विपक्ष में रहे, उसका नारा ही केवल ये है कि भारत माता की जय होनी चाहिए, वंदे मातरम का गायन होना चाहिए। और जब भारत माता की जयकारे होंगे तो भाजपा का भी उत्थान होगा, भाजपा कार्यकर्ता का उत्थान होगा, और प्रत्येक देशवासी का उत्थान होगा। यही हमारा, इसीलिए हमारे नेताओं ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।